नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टूडेंट पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हम राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम अपनी चर्चा को राजस्थान के भौतिक विभाजन तक प्रारंभ कर चुके थे। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश के विभाजन के बारे में चर्चा की, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, किस प्रकार की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। उनके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उस पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं थोड़ा सा वो जो हमने पिछली क्लास में देखा था, उसके बाद से आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण की। राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण, भौतिक प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। इसका भौतिक वर्गीकरण हम कर रहे थे। हमने इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। हमने राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम अपनी बात को प्रारंभ कर चुके थे पिछली क्लास में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से हम अपनी चर्चा कर रहे थे। हमने इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था। 2 भागों में बांटा था। पहला था शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल ऐसा क्षेत्र जहां पे मरुस्थलीय दशाएं बिल्कुल शुष्क है, सबसे ज्यादा मरुस्थलीय दशाएं हैं। वो क्या था? शुष्क मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल था। इसको हमने वर्षा के आधार पर बांटा था। 25 सेमी वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, जिसमें हमने देखा जो 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल है या महान मरुस्थल है। तो 0 सेमी से 25 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल कहलाता है। और इसके बाद 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश जो 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां से कम 25 सेमी और अधिकतर 50 सेमी तक क्या होती है? वर्षा होती है। वो क्षेत्र क्या, कौन सा क्षेत्र है? अर्ध शुष्क प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ही हिस्सा है। अर्ध शुष्क प्रदेश है। हमने आगे शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? एक तो था जहां बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं, जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश। और दूसरा कौन था? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। तो हमने इस शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था। एक तो था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये 58.5% हिस्सा रखता है। इस शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का 58.5% हिस्सा रखता है। बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो 41.5% हिस्सा रखता है। 41.5% हिस्सा रखता है शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और 58.5% हिस्सा रखता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। उसके बाद हमने अर्ध शुष्क प्रदेश को भी आगे बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तो दोस्तों 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। एक वो क्षेत्र जहां से घग्गर नदी बहती है, क्या नाम था? घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। दूसरा था शेखावाटी क्षेत्र, जिसको हमने नाम दिया था शेखावाटी या कांतली बेसिन। कांतली बेसिन। बेसिन वो क्षेत्र होता है जहां कोई नदी अपना जल बहाती है।
तीसरा क्षेत्र था नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, मरुस्थल में उच्च भूमि वाला वो क्षेत्र जो नागौर में है, क्या कहलाता है? नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। उसके बाद कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? तो था लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, जहां से लूणी नदी प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? लूणी बेसिन। इस प्रकार हमने अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कौन कौन से? घग्गर प्रदेश, शेखावाटी का या कांतली बेसिन, इसको तोरावाटी प्रदेश भी कहते हैं। एक है नागौरी उच्च भूमि, और अंत में कौन सा बचेगा? लूणी बेसिन। इसका एक नाम और भी है, गोड़वाड़ी बेसिन, गोड़वाड़ी प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश या गोड़वाड़ी प्रदेश, जहाँ की मुख्य बोली कौन सी है? गोड़वाड़ी बोली जहाँ बोली जाती है, वो क्षेत्र गोड़वाड़ प्रदेश या गोड़वाड़ी प्रदेश भी कहलाता है। लूणी नदी का बेसिन वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का आगे उप विभाजन किया। इसका उप विभाजन हमने 2 भागों में किया, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल का और उप विभाजन किया जिसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश का उप विभाजन किया हमने घग्गर प्रदेश, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन के रूप में। तो इस प्रकार से हमने इस राजस्थान का वर्गीकरण भी किया, उप विभाजन या उप वर्गीकरण भी कर दिया। इसको छोटे छोटे भागों में हमने वर्गीकृत कर दिया अपने अध्ययन की दृष्टि से, यहाँ की विशेषताओं के आधार पर। आज हम देखेंगे शुष्क मरुस्थल वाला हिस्सा। ये शुष्क मरुस्थल क्या है, क्या यहाँ पाया जाता है, क्या यहाँ की विशेषता है, इस कारण इसको शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल कहते हैं। ये सारी आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को शुष्क मरुस्थल के साथ। राजस्थान जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है, शुष्क मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश, थार मरुस्थल, उसके लिए जिसके लिए राजस्थान को जाना जाता है, पूरे विश्व में पहचान है। आज हम उस प्रदेश की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे दोस्तों। हम देखेंगे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश का यदि विस्तार पूछा जाए, तो क्या पूछा जाए? विस्तार पूछा जाए तो 0 सेमी वर्षा रेखा से लेकर के 25 सेमी सम वर्षा रेखा तक का जो क्षेत्र है, क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थल कहलाता है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का यदि आपसे पूछे पश्चिमी सीमा कौन है, तो 0 सेमी वर्षा रेखा, और पूर्वी सीमा पूछे तो क्या होगी? 25 सेमी सम वर्षा रेखा होगी। और क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो इसका जो विस्तार है वो 4 जिलों में है। कितने जिलों में है? 4 जिलों में है। 4 जिलों में है। जिले कौन कौन से हैं? तो कल हमने बात की थी। एक जिला आता है बाड़मेर, एक जिला आता है जैसलमेर, एक जिला आता है जोधपुर, एक जिला आता है बीकानेर, बीकानेर। तो इस प्रकार से शुष्क मरुस्थल का विस्तार है। शुष्क मरुस्थल को और क्या कहते हैं? इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। महान भारतीय महान मरुस्थल भी इसको कहते हैं, इसे ही हम महान मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक वर्षा का, सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इसका वर्गीकरण करते हुए आगे बातें करेंगे। तो हम अब क्या करते हैं? शुष्क मरुस्थल का वर्गीकरण देखेंगे। शुष्क मरुस्थल का क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखेंगे, और इसके बारे में जो भी डिटेल है हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे शुष्क मरुस्थल का वर्गीकरण। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा कौन सा था? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हम पहले से ही चर्चा शुरू कर देते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश।
बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहली बात तो यही है कि ये बालू का स्तूप क्या है, ये सैंड डूम क्या है, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं सैंड डूम। क्या है ये सैंड डूम, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, रेत के बड़े बड़े जो टीले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। विभिन्न आकृतियों के बनते हैं ये, जिन जिन आकृतियों के बनते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। किस प्रकार के होते हैं, कौन क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या नामों से ये जाने जाते हैं, सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बालू का स्तूप युक्त इस प्रदेश में क्या है, रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। तो इस प्रदेश में रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं और इन्हीं रेत के विशाल टीलों को क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसे ही भारत का क्या कहते हैं, महान मरुस्थल कहते हैं। इसे भारत का महान मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो रेत के टीले बने हैं उनका मुख्य कारण क्या है। रेत के टीलों का मुख्य कारण है मरुस्थलीकरण। क्या है, मरुस्थलीकरण। इस प्रदेश में रेत के टीलों का मुख्य कारण मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण, या इसे बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। मार्च महीने को नहीं कहते, मार्च कहते हैं एक किसी भी चीज का आगे बढ़ना, आपने एक नाम सुना होगा कैंडल मार्च, है ना, कैंडल मार्च। आपने ये भी सुना होगा कि आज गांव में आर्मी वाले मार्च करने के लिए निकले हैं। तो ये मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। मरुस्थलीकरण का मतलब है मरुस्थल का बनना। किस प्रकार से मरुस्थल बनता है, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की है। मरुस्थल बनने का मुख्य कारण होता है मानव द्वारा अतिचारण करना, यानी कि पशुओं को अनियंत्रित होकर इन यहाँ की वनस्पतियों को चरने के लिए छोड़ देना, जिससे यहाँ की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। वनस्पतियां नष्ट होंगी तो वायु मंडल में जो परिवर्तन होता है उससे हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो वर्षा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और ये जो विशाल मैदान था जो क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। अब उस मरुस्थल का आगे बढ़ना, जिसे मृदा अपर्दन भी बोलते हैं, मृदा अपर्दन बोलते हैं। उस मृदा अपर्दन के कारण इन मृदाओं का आगे बढ़ना, एक हवाओं के द्वारा रेत का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। ये जो रेगिस्तान का मार्च है, इसके लिए जो प्रसिद्ध माह पूछा जाए तो वो है मार्च से लेकर के जून का माह। मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान के मार्च में जो प्रमुख समय माना जाता है वो कौन सा है, मार्च से जून तक का जो समय है वो रेगिस्तान मार्च का समय है, मरुस्थलीकरण का समय है। इस वक्त इस प्रदेश में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। राजस्थान में इस वक्त क्या चलती हैं, सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं और सबसे ज्यादा जो आंधियां हैं वो श्री गंगानगर जिले में चलती हैं। श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं और ये जो आंधियां चलने का जो समय है वो कब से कब तक है, तो मार्च से जून तक का समय है। मार्च से जून तक का समय है। इससे क्या होता है, जो रेगिस्तान के मार्च से क्या होता है, जो रेगिस्तान से जो हवाओं के साथ जो मिट्टियां बनती है, अब हवाएं अपने साथ इन रेगिस्तान की जो मिट्टी है, बालू मृदा है, इसको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको स्थानांतरित कर देती है, जहां पर और बालू का स्तूप बन जाते हैं, रेत के और टीले बन जाते हैं। पुराने टीलों का निक्षेपण हो जाता है, नए टीले बन जाते हैं। इसे ही रेगिस्तान मार्च कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम अब चर्चा करने वाले हैं। इस प्रदेश में
किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे इस प्रदेश में कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं बालू का स्तूप के बारे में। इस प्रदेश में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पहले उनके नाम देखेंगे, फिर उनके बारे में डिटेल देखेंगे। तो एक होता है बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। एक होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। एक होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक होता है तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। एक होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। एक होता है श्रब काफीज बालू का स्तूप, श्रब काफीज बालू का स्तूप। एक होता है नेवछा बालू का स्तूप, नेवछा बालू का स्तूप। एक तो इस प्रकार से बालू का स्तूप है। एक लानोट बालू का स्तूप, लानोट बालू का स्तूप। तो कुछ इस प्रकार के बालू का स्तूप है जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या कौन कौन से ये बालू का स्तूप है, इन सब की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि निम्न बालू का स्तूप कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा बरखान बालू का स्तूप कौन से प्रदेश में पाया जाता है, कौन से प्रदेश में कौन से जिले में पाया जाता है। आपको उन जिलों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये जो बरखान बालू का स्तूप है ये पर्टिकुलर कौन से जिले में पाया जाता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में डिटेल किस प्रकार की इनकी विशेषताएं हैं, सब आपको अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं बालू का स्तूप से, बरखान बालू का स्तूप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे बरखान बालू का स्तूप क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, वो भी हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। यदि आप राजस्थान के इस मरुस्थलीय प्रदेश में कभी घूमने के लिए गए हो तो आपको रेत के बड़े बड़े टीले आपने जरूर देखे होंगे। जब कभी भी राजस्थान का नाम यदि हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है रेत के बड़े बड़े टीले। तो उन रेत के बड़े बड़े टीलों में ही एक रेत का टीला कौन सा होता है, बरखान बालू का स्तूप होता है, जो सबसे बड़े होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं। ये 100 से 200 मीटर लंबे तक हो सकते हैं, 100 से 200 मीटर चौड़ाई में हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई हो सकती है 10 से 20 मीटर तक ऊंचे ये पाए जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं, ये बनते हैं हवाओं के साथ, हवाओं के साथ बनते हैं, पवन हवाओं के साथ बनते हैं, हवाओं के साथ बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, इनकी ढलान होती है वो एक तरफ तो उत्तल होती है और एक तरफ अवतल होती है। कुछ इस प्रकार से हवा की दिशा में बनते हैं। जिस यदि हवा चल रही है राजस्थान के इस क्षेत्र में, हवा चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं ज्यादा चलती हैं, तो इसी दिशा में ये बनते हैं बालू का स्तूप। कुछ इस प्रकार से इनका आकार होता है दोस्तों, कुछ इस अर्धचंद्राकार रूप में ये होते हैं। इन्हें बालू का बरखान बालू का स्तूप या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी इन्हें कह सकते हैं। इनका एक नाम और लिख सकते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। हवाओं की दिशा के अनुरूप बनते हैं ये। इसमें जो ढाल है, इसमें दो ढाल होती है, एक तो ये उत्तल ढाल, उत्तल ढाल, और ये जो ढाल होती है अंदर धसी हुई वो कौन सी होती है, अवतल ढाल।
मैं आशा करता हूं कि आपको उत्तल और अवतल के बारे में अच्छी तरह से आप जानते हो, उत्तल और अवतल को आप जानते होंगे। यदि किसी भी चीज का वो हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ होता है वो क्या होता है, उत्तल हिस्सा होता है। अंदर धसा हुआ हिस्सा क्या होता है, अवतल हिस्सा होता है। तो इसका जो ये बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है ये क्या है, उत्तल हिस्सा। ये जो उत्तल हिस्सा है ये पवन वाली जिस दिशा से हवा आ रही है वो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं पवनोमुखी दिशा। पवनोमुखी दिशा, पवनोमुखी दिशा। तो जिस पवनोमुखी का मतलब है जिस दिशा से हवा आ रही है, पवन आ रही है, उस दिशा में जो इसका जो वो उत्तल वाला हिस्सा है किस तरफ होगा, तो हवा की दिशा में होगा, पवनोमुखी दिशा में होगा उत्तल हिस्सा। इसका जो अवतल हिस्सा है वो पवन विमुखी हिस्सा होगा, पवन विमुखी हिस्सा। जिस तरफ हवा जा रही है या हवा आने की विपरीत दिशा में क्या पाए जाते हैं, इसका अवतल हिस्सा पाया जाता है। इसकी अवतल ढाल कैसी होती है, पवन विमुखी होती है, और उत्तल ढाल कैसी होती है, पवनोमुखी होती है। तो इस प्रकार के ये बालू का स्तूप बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बरखान बालू का स्तूप या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं, क्योंकि ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे आधा चांद बना हो, आधा चांद बना हो। जो चौथ का चांद होता है उस प्रकार से ये चांद दिखाई देता है। आप में से बहुतों ने देखा होगा चौथ का चांद, तो उसी चौथ के चांद की तरह से ये दिखाई देता है। अब हम इसकी और डिटेल देख लेते हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। बरखान बालू का स्तूप। तो बरखान बालू का स्तूप की आगे डिटेल देखते हैं। यह यानी कि इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं जिनकी जो ढाल यानी उठा हुआ जो भाग है उत्तल हिस्सा होता है। इस प्रकार के बालू का स्तूपों का, इस प्रकार के बालू का स्तूपों में जो उठा हुआ हिस्सा होता है, उठा हुआ भाग या उत्तल भाग, उत्तल भाग पवनोमुखी होता है। कैसा होता है, पवनोमुखी होता है, पवनोमुखी होता है। वह धंसा हुआ भाग, वह धंसा हुआ या अवतल भाग, या अवतल भाग कैसा होता है, तो पवन विमुखी होता है, पवन विमुखी होता है, पवन विमुखी होता है। तो ये जो इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं उनके जो उठा हुआ भाग या उत्तल भाग क्या होता है, पवनोमुखी होता है, और धंसा हुआ भाग या अवतल भाग कैसा होता है, पवन विमुखी होता है। वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे ये बालू का स्तूप, ये कहलाएंगे बरखान बालू का स्तूप। इनका अन्य नाम भी कैसा क्या होता है, अर्धचंद्राकार, क्योंकि इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी यदि आकृति पूछे तो अर्धचंद्राकार होती है, अर्धचंद्राकार होती है। इनकी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है। ये जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक जीवित होते हैं क्योंकि इनका अपर्दन ज्यादा होता है। रेगिस्तान मार्च में इनका भाग, इनका हिस्सा ज्यादा होता है। इनका योगदान रेगिस्तान के मार्च में सबसे ज्यादा माना जाता है, इसीलिए इन्हें सबसे जीवित बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसमें आगे विशेषताओं में लिखेंगे कि रेगिस्तान मार्च में इनका योगदान सर्वाधिक होता है, होता है, सर्वाधिक होता है। इसीलिए अतः इन्हें सर्वाधिक जीवित इसलिए इन्हें सर्वाधिक जीवित बालू का स्तूप कहते हैं, जीवित
बालू का स्तूप कहते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाधिक जीवित बालू का स्तूप कहते हैं। अब बात आती है इनकी लंबाई और चौड़ाई की। जो इनकी लंबाई होती है, जैसे इस प्रकार ये बालू का स्तूप होते हैं, इसकी ये जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी जो ऊंचाई होगी, जो इस प्रकार ये ढलान से ऊपर उठा होगा, इसकी जो ऊंचाई मानेंगे वो ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक हो सकती है। ये 10 से 20 मीटर ऊंचे ऊपर उठे हुए हो सकते हैं। और इनकी ये जो चौड़ाई है इस प्रकार की, इनकी ये जो चौड़ाई है ये 100 से 200 मीटर तक हो सकती है। ऊंचाई कितनी होती है इनकी, 10 से 20 मीटर तक। चौड़ाई कितनी होती है, 100 से 200 मीटर तक इनकी चौड़ाई हो सकती है। अब बात आती है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। वैसे तो ये लगभग पूरे मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिन जिलों में पाए जाते हैं, जिनके क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो यदि उनसे अपना जवाब सही हो तो कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं चूरू के भालेरी क्षेत्र में। चूरू के भालेरी, इनका विस्तार सर्वाधिक ज्यादा पाया जाता है चूरू के भालेरी में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, रावतसर, चूरू के भालेरी में, हनुमानगढ़ के रावतसर में और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में। चूरू के भालेरी, हनुमानगढ़ के रावतसर और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में। उसके बाद अनूपगढ़ और बीकानेर, ये अनूपगढ़ में सूरतगढ़ और अनूपगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ जो वर्तमान में क्या बन चुका है, नया जिला बन चुका है। बीकानेर, बीकानेर में ये देश नोक व लूणकरण सर में ज्यादा देखे जाते हैं। देश नोक व लूणकरण सर, यहाँ पे ये ज्यादा देखे जाते हैं। यदि पूछा जाए बरखान बालू का स्तूप का विस्तार कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो उसका क्वेश्चन यदि पूछा जाए अलग से, तो चूरू का जो भालेरी क्षेत्र है वहां पे ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में सर्वाधिक देखे जाते हैं, चूरू के भालेरी क्षेत्र में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जिलों, अनूपगढ़ों में भी देखा जा सकता है। अनूपगढ़ जो नया जिला बन चुका है। बीकानेर में पूछा जाए तो बीकानेर के देशनोक व लूणकरण सर क्षेत्र में भी ये देखे जाते हैं। इस प्रकार के ये बालू का स्तूप है जो यहाँ भी देखे जाते हैं। उसके बाद हम अगला बालू का स्तूप पढ़ेंगे, लानोट बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप, तो लानोट बालू का स्तूप। दूसरा देखेंगे लानोट, या इसे लूनेट भी कहते हैं, लूनेट बालू का स्तूप, लूनेट बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये कुछ इस प्रकार से बनते, देखो यदि जैसे ये कोई मरुस्थल का जो ढलान वाला क्षेत्र है या कोई गड्ढे वाला क्षेत्र है, जहां पहले कोई झील थी वो पानी सूख गया, उन झीलों के किनारे बनते हैं। जैसे इस प्रकार से ये रेगिस्तान में कोई झील वाला है, जो गड्ढे वाला क्षेत्र है, क्या है ये, गड्ढा है। रेगिस्तान में ये कोई क्या है, गड्ढा है। और इस क्षेत्र में यहाँ से पानी, इसमें पानी भरा हुआ था, पानी सूख गया, इसमें जो मिट्टी है, अब देखो इधर से जब हवा आएगी, इधर से क्या आएगी, हवा, और जैसे ही हवा इसके पास से गुजरेगी तो इस खाली स्थान के अंदर भी क्या जाएगी, हवा जाएगी। तो जैसे यहाँ से हवा देगी ये मिट्टी को साथ में लेकर के चलेगी, तो मिट्टी साथ में आएगी, तो इस प्रकार यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाएंगी मिट्टी। इस जगह क्या होगी, मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं इन्हें बोलते हैं लानोट बालू का स्तूप, लानोट बालू का स्तूप कहते हैं। ऐसे बालू का स्तूप जो रेगिस्तान के क्षेत्र में, इस मरुस्थलीय प्रदेश में गड्ढों के किनारे बनते हैं, गड्ढों या झीलों के किनारे बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लानोट बालू का स्तूप कहते हैं।
क्या कहते हैं? लानोट बालू का स्तूप कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? रेगिस्तानी क्षेत्र में गड्ढों या झीलों के किनारे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? लानोट बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? मरुस्थलीय प्रदेश में सूखी हुई झीलों या शुष्क झीलों या गड्ढों के किनारे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? लानोट बालू का स्तूप कहलाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं हमने ये भी चर्चा की। तो इस प्रकार से आज हमने देखा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में हमने ये देखा कि 2 बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा की। आगे की चर्चा को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट में बताना। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।